हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 के दूसरे पेज का एग्जाम कल 9 अगस्त से शुरू होने आ रहे हैं। यदि आपका भी पेपर 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में होने वाले हैं तो अब आपको अपने परीक्षा में जाने से पहले अब ये प्रश्न तैयार करने होंगे करंट अफेयर की, साइंस की, रीजनिंग के और मैथ के। क्योंकि जिस तरह से अभी तक रेलवे भर्ती बोर्ड ने पूरे 12 शिफ्टों में सवाल पूछा है, तो साथियों अपने परीक्षा में जाने से पहले आज के इन सभी प्रश्नों को आपको जरूर तैयार करना चाहिए। मान के चलिए कि आपको रट लेना है, आज के इन सभी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे आपके कल के एग्जाम के लिए, तो भाई आप अपने शिफ्ट में बैठने से पहले इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए, आप किसी भी हाल में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों आप पहले ही प्रश्न से अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक रेलवे भर्ती बोर्ड ने 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में पूरा सवाल बनाई है, तो अब देखिए आपके पेपर में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट पूरे पेपर का सलूशन करने वाले हैं, जिस तरह से अभी तक रेलवे ग्रुप डी में सवाल देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलोधी बनाता है? उससे पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम अभी किस डेट को होने वाले हैं, क्योंकि साथियों डेली बेसिस पर पूरे पेपर का सोल्यूशन हम आपके लिए करवा रहे हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि आपके पूरे 25 अगस्त तक ये क्लास चलने वाली है, तो एग्जाम डेट आप जरूर बताइए। तो साथियों क्या जाइलम वाहिकाओं को जलोधी बनाता है? तो वो साथियों लिग्निन बनाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के लिए। तो वो दोहरा विस्थापन का अभिक्रिया होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तरंग का आयाम बढ़ने पर किसमें वृद्धि होती है? तो तरंग की ऊर्जा में वृद्धि होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी सभी सवालों को कराएंगे कि कम समय में आपका पूरा पेपर का सलूशन हम करवा दे। तो भाई इस क्लास को पूरा देखिएगा, इस क्लास का एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो यह कथन आपका सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हल करिए। एक धात्विक चालक का प्रतिरोध ये किसके साथ बढ़ता है? एक धात्विक चालक का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेंगे? सुकेंद्र की कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना होता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? यह सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, तो किसको आप बताएंगे? एक मेज पर रखी किताब, ये किसका उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? यह भी भाई इंपॉर्टेंट सवाल है। द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो पूरे 2 संतति कोशिकाएं बनती है द्विखंडन के दौरान। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? 2 सवाल इस तरह का देखने को मिल रहे हैं, तो अपचयन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यदि हम बात करेंगे अपचयन के संबंध में, तो जैसे देखिए ऑक्सीजन की निष्कासन ये कथन सही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ये भी कथन सही है, हाइड्रोजन का संयोजन ये भी कथन सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागना इसमें नहीं होता है, तो यही आपका कथन गलत है। तो डी ऑप्शन भी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, कुछ और आगे बढ़ने से पहले भाई यदि आपका एग्जाम कल होने वाला है या आपके पास मान के चलिए 24 घंटे का समय है, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन उसको पढ़ लीजिए भाई। इसमें आपको कंप्लीट साइंस, मैथ, रीजनिंग, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर का सवाल पूछा है, कंप्लीट आपको इसमें हम दे देंगे।
वो भी साथियों पूरे 500 क्वेश्चन। बस ये 500 क्वेश्चन पढ़कर अपना पेपर आप देने चले जाइए, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो भाई इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मात्र 20 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन मंगा लीजिए, ठीक है। सफलता आपके कदम चूमेगी भाई। यदि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, सोच रहे हैं कि कहाँ से पढ़कर अपना एग्जाम में कुछ सवाल सही कर ले, तैयारी अच्छी हो जाए, तो बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये PDF अपने पास मंगा लीजिए। कंप्लीट साइंस, मैथ, रीजनिंग प्लस पिछले 6 महीना करंट अफेयर, ठीक है। यदि आपको चाहिए तो भाई इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारे क्वेश्चन मंगा लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का pH मान लगभग कितना होता है? एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का pH मान लगभग कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 7 के बराबर होता है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। मुख्य तने और मूलों यानी कि रूट्स के किस क्षेत्र में स्पंजी मुलायम मृदुतक कोशिका यानी कि सॉफ्ट परंकाइमा होती है जो पादप के लिए पोषक तत्वों को ले जाती और संग्रहित करती है? ये तो भाई काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मुख्य तने और मूलों के किस क्षेत्र में स्पंजी मुलायम मृदुतक कोशिकाएं होती है जो पादप के लिए पोषक तत्वों को ले जाती है और संग्रहित करती है? तो इसको क्या कहते हैं भाई? मज्जा यानी पीठ बोलते हैं। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? कौन सा क्रियाकलाप द्रव के कण के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? तो चीनी को जल में घोलने का जो एग्जाम्पल है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्धि की जाती है? बताइए साथियों, कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? तो भाई याद रखिएगा जस्ता विधि द्वारा, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? तो स्थिति ऊर्जा बढ़ती और गति ऊर्जा घटती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 को। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है? प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य होता है? तो अनियोजित गर्भधारण को रोकना होता है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। तो उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है, तो वो हीलियम तत्व है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरियम के कारण होता है? तो साथियों इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरियम के कारण होता है? तो सुजाक यानी कि गोनोरिया जो जिसे बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा यानी कि सर्कुलर आउटलाइन के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? तो अपर्चर कहते हैं उसे, यानी द्वारक कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में 1200 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार पर प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए। यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में 1200 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। जैसे देखिए इसमें क्या क्या दिया आपका, 1200 कूलम्ब दिया है। कूलम्ब का मतलब होता है साथियों जो आपका चार्ज होता है ना, आवेश। तो क्यू बराबर कितना दिया भाई? 1200 कूलम्ब दिया है। टाइम कितना दिया है? टाइम देखिए साथियों 10 मिनट दिया है। तो भाई आपको पहले सेकेंड में बदलना होगा। तो 1 मिनट में देखिए 60 सेकेंड होता है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 × 60 यानी कि 600 सेकेंड हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है?
क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो आप सभी से क्या पूछा, धारा पूछा, यानी कि क्या पूछा है साथियों, धारा, यानी कि आई पूछा है, करंट पूछा है। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान में टाइम हो जाएगा, क्यू अपान में टाइम हो जाएगा। तो चार्ज कितना है साथियों, 1200 कूलाम है, और टाइम कितना है भाई, 600। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यानी साथियों कितना हो जाएगा, आई बराबर क्या होगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आप सभी को ये सवाल? एक सवाल या दो सवाल आपके शिफ्ट में न्यूमेरिकल का देखने को मिलेगा फिजिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? तो वो s बराबर ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन से किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है इनमें से? तो वो प्रतिरोधकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए अपने एग्जाम तक, क्योंकि डेली बेसिस पर पूरे पेपर का सोल्यूशन हो रहे हैं। यदि आप लाइव क्लास में नहीं जुड़े तो लाइव क्लास में जुड़ना शुरू कर दी। यदि आपका पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाला है तो आज तो रात 8 बजे आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि भाई जिनका एग्जाम 9 तारीख से लेकर 14 के बीच में होने वाले हैं, तो रात के 8 बजे वाली क्लास को आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। देखिए, स्नेल का नियम प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित होता है? स्नेल का नियम प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित है? तो ये अपवर्तन परिघटना से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक जो R ओम है प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो भाई याद रखिए 2R ओम होगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कॉल करिए। अब भाई करंट अफेयर का एक भी सवाल आप छोड़ेंगे नहीं इस क्लास का, ठीक है? देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के PSLV C62 मिशन रॉकेट के किस चरण में तकनीकी खराबी कारण विफल हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के PSLV C62 मिशन रॉकेट के किस चरण में तकनीकी खराबी के कारण विफल हुआ था? तो भाई तीसरे यानी कि तृतीय चरण में विफल के कारण साथियों ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों मेरे, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कावेद मदानी को किया गया है। ऑप्शन बी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। 20 मार्च 2026 को गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन जो गऊ टेक का आयोजन कहाँ किया गया है? 20 मार्च 2026 को गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गऊ टेक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो साथियों याद रखिए पुणे में किया गया है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ये सवाल पूछ सकता है भाई पेपर में, इसलिए मैंने 2025 का सवाल उठा लिया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम डेट आप जरूर बताइएगा साथियों कि आप सभी का एग्जाम अभी किस डेट को होने वाला है, कल होने वाला है या आपका मतलब कि 14 तारीख के बीच में है या तीसरे के फेज में है जो 16 से लेकर 21 के बीच में होने वाला है। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल कर लिया है? तो वो साथियों IIT दिल्ली ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को मिला है।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जयंती मनाई गई थी वो कब मनाई गई थी, यानी किस तारीख को मनाई गई थी? तो याद रखिएगा भाई 31 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को हल करिए, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये साथी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर होंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? ये भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए 2024 का हम करवा रहे हैं, क्योंकि एक आध सवाल 2025 का भी देखने को मिल रहे हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 15वें स्थान पर भारत था। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कॉल करिए, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती? तो भाई बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी? तो वो पार्टी कौन थी? भाजपा थी। ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, भारत ने निम्न में से किस टीम को पराजित कर दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 खिताब जीता था? भारत ने किस टीम को पराजित कर दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता था? तो भाई याद रखिएगा नेपाल देश को हराकर। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 37 को, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि CGF ने किस शहर को 2030 खेलों की मेजबानी के लिए चुना है? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने किस शहर को 2030 खेलों की मेजबानी के लिए चुना है? तो वो शहर भाई अहमदाबाद, जो कि भारत में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे भाई नियुक्त किया गया था? तो रोहित शर्मा को किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जानते हैं साथियों, भारत ने 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया था न्यूजीलैंड को हराकर, जो सबसे ज़्यादा रन संजू सैमसन ने बनाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस वाले। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, विमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी? बताइए साथियों, WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी? कोई सोच नहीं सकता है कि वो दीप्ति शर्मा बन सकती है। भाई दीप्ति शर्मा बनी थी WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? तो भाई 131वां स्थान है। तो यहाँ से भी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए। अब देखिए साथियों, रीजनिंग और मैथ का एक भी सवाल आप मत छोड़िए भाई, इस क्लास का सारे सवाल को हल कर लीजिए, देख लीजिए बस, और तरीका समझ लीजिए। जैसे देखिए HN9 का संबंध LK-3 से है, तो एक निश्चित तरीके संबंध है। तो इसी प्रकार NY4 RB-8 से संबंधित है, तो इसी तरह का पालन करते हुए OU13 दिए गए विकल्पों में से किस से संबंधित है? तो साथियों देखिए HN9 इसका रिलेशन किससे है? LK-3 से। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हम आपको कैसे हल करने का तरीका बताते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले नंबर को हल करिए। 9 से साथियों आप -3 कैसे बना सकते हैं? 9 में ऐसा क्या घटाएं कि आप -3 पे आप 3 बन जाए? तो सर जी 9 3 12, इसी को हम कहते हैं ना जोड़ दीजिए, 9 3 12 यानी कि कितने का -12 घटाएंगे। तो अब एक और बात है कि ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन में नंबर देखिए साथियों, पहले ऑप्शन में नंबर 5 दिया है, दूसरे के वाले में 3 दिया है, तीसरे के वाले में 1 दिया है और चौथे वाले में 2 दिया है, यानी कि चारों ऑप्शन में नंबर अलग दिया गया है। यदि आप इस सवाल में केवल नंबर को भी हल करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में नंबर अलग अलग दिया है, तो कोई नंबर आएगा हमारा जरूर। देखिए नंबर में -12 हो रहा है, उसका देखिए इसमें 4 है, इसमें -8 है, तो 4 से आप -8 कैसे बना सकते हैं? भाई इनको जोड़िए ना, 8 4 12 यानी कि -12 होगा। तो भाई 4 में से आप -12 करेंगे तो -8 होगा, यानी कि ये तो क्लियर हो गया है साथियों कि -12 का लॉजिक लग रहा है। तो देखिए जो हमसे पूछा OU13, तो भाई OU13, तो 13 में से आप -12 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन 1 है? सी ऑप्शन, देखिए 1 नंबर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई इस तरह के सवालों पर आपका टाइम बचत होगा। जब साथियों नंबर 2 रहे
कॉमन, तो समझिए कि आपको अक्षर का कोडिंग करना पड़ेगा, आपको अक्षर का रिलेशन का पता करना होगा। जैसे चेक कर लेते हैं भाई एक बार हम लोग, जैसे एच एन इसका रिलेशन एल के, तो एच देखिए 8 होता है, एल 12 होता है, तो इसमें +4 का लॉजिक है। एन देखिए 14, के होता है 11 -3 का, यानी कि नंबर में हम लोग देख लेते हैं भाई +4 -3 लगाए, इसमें आंसर मिलता है ओ यू में, जैसे +4 और -3 ओ यू, +4 इसमें क्या ना, -3 इसमें क्या ना है ना, तो 15 4 19, 19 पे कौन अच्छा रहता है, यस। और यू देखिए 21 होता है, 21 में से 3 घटाएंगे 18, 18 पे आर। देखिए सी वाला ऑप्शन देखिए SR1 आया कि नहीं, अब तो क्लियर बना, ये सॉल्व सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को हल कर लीजिए आप लोग अभी तुरंत। यदि संख्या 17 32 596 प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही क्रम जानते हैं ना, असेंडिंग आर्डर, छोटा से बड़ा, ठीक है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो भाई देखिए पहले मूल संख्या लिख लेते हैं, 1 7 3 2 5 9 6, इनको सबसे पहले आरोही क्रम में हम लोग तैयार कर लेते हैं, 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7, फिर इसका 9 है। तो देखिए साथियों मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान बिल्कुल अनचेंज है, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। तो भाई देखिए एक अपने सेम पोजीशन पे आ गया, जो मूल में था नया करने पर भी आ गया, यानी कि आरोही क्रम में तैयार करने से भी वही सेम पोजीशन है। 7 से 2 बदल गया, 3 से 3 अपने सेम पर है, 5 से 2 बदल गया, 5 से 6 बदल गया, 9 से 7 बदल गया, 6 से 9 बदल गया, यानी एक तो देखिए 1 है, एक आपका 3 है, यही 2 हैं जो कि साथियों बिल्कुल अपने अंकों का स्थान अपरिवर्तित कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 2 ही तो अंक हैं ऐसे भाई, जो कि अपने स्थान को बिल्कुल अनचेंज किए हैं, जो मूल में था वो भी आपका आरोही क्रम में है। ठीक, क्लियर हुआ ना। अब जो भी सवाल आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भाई देखिए आपका श्रृंखला दिया है, सवाल क्या पूछा है इसको पढ़िए। ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है, यानी लगातार कोई 2 सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है ना। तो देखिए भाई सम संख्या 6, इसके बस तुरंत बाद भी हमें एक सम संख्या चाहिए, लेकिन इसमें विषम संख्या दिया, ये नहीं होगा। ये 4 देखिए, इसके ठीक बाद भी एक विषम संख्या, ये गलत होगा, नहीं होगा भाई। 8 एक सम संख्या हो, तो उसके बाद एक 5 विषम संख्या आ गया, फिर 2, इसके बाद तो कोई संख्या ही नहीं है, यानी एक भी ऐसी विषम संख्या नहीं मिली जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है, यानी एक भी नहीं होगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया ये सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को हल करिए भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, निकाल के बताइए आप लोग भाई। 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी आई जे के और एल एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्त मेरे एक सीधी ऐसे पंक्ति दिया आपका, 7 व्यक्ति बैठे हैं इसमें, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग 7 लोग। तो भाई सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। उत्तर किधर होता है, दिशा में ऊपर की तरफ, यानी कि मान के चलिए कि एक को आप यहाँ बैठा रहे तो इसका राइट साइड इधर होगा, यानी कि दाहिना साइड इधर होगा, और इसका लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड इधर होगा। बस यही देखना है, दायां बायां से ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं। सवाल में क्या पूछा है, के बाएं ओर कोई नहीं बैठा है। तो साथियों सवाल में पहला लाइन ही बोल दिया कि के बाएं कोई नहीं बैठा है, तो के को हम यहाँ बैठा लेते क्योंकि बायां इधर होता है, दायां इधर होता है। तो सवाल बोल दिया ना कि के बाएं ओर कोई नहीं बैठा, तो भाई देखिए इसके बाएं ओर कोई नहीं आएगा ना, क्योंकि कोई पंक्ति ही नहीं है। ठीक, तो पहला लाइन हमारा क्लियर होगा। अब दूसरा का लाइन पढ़िए, के और जे के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई देखिए के तो यहाँ बैठा है, तो जे को कहाँ बैठा है कि के और जे के बीच में 4 लोग आए, 1 2 3 4, यानी साथियों मेरे जे को हमें यहाँ बैठाना होगा, तभी तो देखिए के और जे के बीच में 4 लोग आ जाएंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब तीसरा का लाइन को पढ़िए, जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पे एल बैठा है। दोस्त मेरे जे के बाईं ओर दूसरे के स्थान पे कौन बैठा है, एल बैठा है, तो जे के बाईं दूसरे के स्थान पे एल को बैठा देते हैं। ठीक, 3 लाइन कंप्लीट हो गया सवाल। चौथा लाइन को पढ़िए, बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है। तो दोस्त मेरे बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है, तो बी को यहाँ बैठा लीजिए, तो इसके जस्ट बाईं यानी कि लेफ्ट में डी को बैठा लीजिए। अभी एक पंक्ति खाली कौन नहीं बैठा है, तो सर जी सी नहीं बैठा, तो सी को यहाँ बैठा लीजिए। अब सवाल देखिए क्या पूछा है। अभी एक और लाइन है भाई, यल का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, बिल्कुल यल का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है। भाई देखिए
हम तो इसमें देखा ही नहीं। तो देखिए हमने सी तो सबसे दायां बैठा दिया भाई, और एक अक्षर नहीं बैठा, कौन, आई नहीं बैठा भाई, तो आई देखिए कंप्लीट हो गया। देखिए भाई हम सवाल को हल करते हुए सी को अपने आप यहाँ बैठा दिए थे भाई। सवाल बोला भी देखिए यल का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, यानी कि यल के जस्ट या तो राइट साइड में या तो बाएं साइड में सी नहीं आना चाहिए, निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए यल के सी। ठीक, फिर देखिए अब सवाल क्या पूछा है, यल और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे। अब बना दिए साथियों, यल देखिए भाई यहाँ पर है, सी यहाँ पर, तो इनके बीच में एक आई बैठा है, दूसरे का जे बैठा है, 2 लोग बैठे हैं भाई सवाल का, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। यल और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर। तो साथियों जल्दी सवाल करा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है हमसे भी, लेकिन आप आंसर सही रखिएगा तैयार, ठीक है। याद करिएगा आप लोग, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 36 41 51 66 86, 36 41 51 66 86, 36 41 प्लस 5 41 51 प्लस 10 51 से 66 प्लस 15 और 66 से 86 प्लस 20। ये तो देखिए 5 का टेबल हो गया, 5 10 15 20 यानी कि 25 जोड़ देंगे हम लोग, तो 86 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 86 में 14 दे देंगे 100 और 25 में से 14 घटा 11 यानी कि 111 आएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को हल करिए। तो योगेश अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें स्थान पर और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, योगेश जो कक्षा में ऊपर से 34वें स्थान इसको लिखिए और नीचे से 38वें स्थान है इसको लिखिए, -1 कर दिए। 34 38 कितना होता है 72 -1 71, यानी कि योगेश की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 71 विद्यार्थी हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 आप सभी से क्या पूछ रहा है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा। बनाइए सवाल का राइट आंसर। ये देखिए आपका समीकरण दे रखा है और इसमें नंबर और अक्षर दिया है, तो पहले समीकरण को बनाना होगा। 25 सी देखिए, सी का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में, सी का अर्थ प्लस है, तो सी की जगह प्लस करिए। 15 का देखिए ए है, ए का अर्थ क्या है भाग है, तो ए की जगह आप भाग रखिए। 3 फिर देखिए डी है, तो डी का अर्थ क्या है, डी की जगह माइनस करिए। 9 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ क्या है गुणा है, तो बी की जगह गुणा करिए। ठीक, आपका ये समीकरण तैयार हो चुका। इसमें बॉर्डर स्कीम अप्लाई करिए। 25 प्लस 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 5 15 माइनस 9 3 27, 25 5 30 और -27, यानी इस सवाल का राइट आंसर तो केवल 3 आएगा भाई, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर। तो भाई इस तरह से आपके आने वाले शिफ्टों में सवाल पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों का आप उत्तर तैयार कर लिए, लॉजिक पकड़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यदि A/B बराबर 1/3 है, B/C बराबर 4/3 है और C/D 6/7 है, तो ABC कितना होगा। तो साथियों केवल ABC का वैल्यू पूछा आप सभी से, केवल ABC का। तो AB का रेशियो कितना दिया है 1/3 दिया है, BC कितना दिया है साथियों 4/3 दिया है। तो क्या करते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे, 3 को इधर बढ़ा देंगे, 4 को इधर बढ़ा देंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 3 9, 4 12 9 आएगा भाई ABC, तो 4 12 9 बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, समझ में आप सभी को। आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए भाई, अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर चैनल से जुड़ जाइए भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए और मेरे दोस्त क्लास को जरूर लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। दोस्त मेरे, ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में भाई, 1 सेकेंड, 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले उसी कार्य को दोगुना करने में कितना समय दिन मिलेगा। तो पहले दिन का कुल काम निकालिए, 6 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कुल काम आ जाएगा भाई। 6 और 9 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कुल काम आ जाएगा। 6 9 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 6 9, 3 यहाँ पे 9 है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9 2 18, यानी कि 18 आएगा। 6 और 9 का एलसीएम 18। ठीक, ये हो गया क्या साथियों इनका कुल काम।
ये कुल काम, इसी कुल काम का दोगुना ए अकेले उसी कार्य को कितने समय या दिन मिलेगा। अब साथों ए और बी का एक दिन का क्षमता निकाल लेते हैं। तो 6 का भाग साथों 18 में देंगे तो 3, यानी कि ए और बी का एक दिन का काम कितना 3, और बी का एक दिन का काम कितना 9 का भाग साथों 18 में 2। अब ध्यान से देखिए, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से साथों बी तो और 2 दिन काम कर दे रहा है, यानी कि ए का काम कितना बचेगा, केवल एक काम बचेगा भाई, क्योंकि बी तो ऑलरेडी इसमें से 2 काम कर दे रहा है ए प्लस बी में से। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो 18 इसी का दोगुना ना भाई। तो सवाल क्या पूछा, ए अकेले उसी कार्य को दोगुना करने में कितना समय लगेगा, तो इसका दोगुना काम कितना 36 है भाई। तो ए का वैल्यू किसके बराबर है 36 है, तो यही 36 काम करेगा भाई। तो मतलब कि 36 दिन मिलेगा ए अकेले उसी कार्य को दुगुना करने में, यानी 18 के दुगुने काम को करने में कितना समय या दिन मिलेगा ए, तो भाई 36 लेगा। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। तेल की कीमत में क्रमशः 50% और फिर 40% की वृद्धि की जाती है, तो समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, बनाइए साथियों फार्मूला। जब भी 2% वृद्धि में हो तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में 100, ठीक है। तो दोस्त मेरे ए प्लस बी कितना है, यानी कि 50 प्लस 40 प्लस 50 इंटू 40 अपान में 100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 50 40 90, 5 चौका 20, 90 20 110, यानी कि साथियों समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि कितनी है 110% की। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये पूरे 50 सवाल आपके कल की शिफ्ट के लिए भाई अति संभावित प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा इसी क्लास में। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अपना कि सर हमें ये सवाल नहीं समझ में आया, हम आपको समझा देंगे कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है मेरे दोस्त। तो साथियों आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई, गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर देखिए बहुत अच्छा जाने वाला है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, और वो पीडीएफ आप लोग अपने पास मंगा लीजिए भाई, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। सबसे बड़ी बात है कि आपका करंट अफेयर पूरा तैयार हो जाएगा, जो 20 का 20 सवाल पेपर में देखने को मिले हैं, पूरा सा तो निचोड़ कंप्लीट हमने कर दिया उसमें। तो इसलिए उस पीडीएफ आप मंगा लीजिए सभी लोग, और आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट हमें ज़रूर बताइएगा साथियों कि आप सभी का एग्ज़ाम किस डेट को होने वाले हैं, क्योंकि साथियों पूरे पेपर के एनालिसिस पे भाई हम डेली आपके आने वाले शिफ्टों के लिए क्लास दे रहे हैं। कल फिर से क्लियर हो जाएगा कि दूसरे फेज में किस तरह से एग्ज़ाम आएंगे 14 अगस्त तक, ठीक है भाई। तो इसलिए चैनल पे आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है साथियों। तो चलिए आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं साथियों रात 8 बजे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।